सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 10 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अप्रैल 2024 में पृथ्वी अवलोकन उपग्रह यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट जिसका नाम है TSAT-1A, इसको भी लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी कंपनी प्राइवेट कंपनी कौन सी है? तो आंसर होगा टाटा। पूरा डिटेल में बताऊंगा इसके बारे में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है तो बिल्कुल ध्यान से सुनना इसे। एक्चुअली में भारत का ये पहला प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और इस सैटेलाइट का नाम क्या है? TSAT-1A। और इसे टाटा सन्स की जो सहायक कंपनी है टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड, उसने लॉन्च किया है। आपको बता दूं कि आज तक केवल इसरो ने ही इस तरह के उपग्रह सैटेलाइट को बनाया और उसे लॉन्च किया है, पर यह पहली बार है जब किसी प्राइवेट कंपनी ने इसे बनाया है और लॉन्च भी किया है। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो गया। तो सैटेलाइट का नाम क्या है? TSAT-1A ये सैटेलाइट है और ये हमारी सेना के भी काम आएगा। कैसे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं इसे कब और कहां से लॉन्च किया। तो अभी 7 अप्रैल 2024 को ही लॉन्च किया था। कहां से? कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा, USA से। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? तो स्पेस एक्स का जो फॉल्कन 9 रॉकेट है उससे। स्पेस एक्स आप जानते हो एलन मस्क की कंपनी है। अच्छा, ये जो हमारा सैटेलाइट है ना जिसका नाम TSAT-1A है, इसके अगर वजन की बात करें तो 50 किलोग्राम इसका वजन है और इसका निर्माण किया है टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स ने। किसके साथ मिलकर के या किसके सहयोग से, किसकी हेल्प से? तो अमेरिका की एक सेंटेलॉजिक नाम की कंपनी है, उसकी मदद से। और यह भी याद रखना कि यह सैटेलाइट एक सब मीटर रिजोल्यूशन वाला अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है। अब इसका क्या मतलब हो गया? सब मीटर रिजोल्यूशन। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो सैटेलाइट है उन्हीं क्षेत्र की, उन्हीं एरिया की अच्छे से फोटो ले पाएगा जिनका साइज 1/1 मीटर से कम है। और इसी खासियत के चलते इसे सेना के लिए यूजफुल माना जा रहा है, क्योंकि 1/1 मीटर से छोटे एरिया की ये फोटो ले पाएगा, यानी कि छोटे से छोटी चीज की हमें फोटो मिल पाएगी जो हमारी सेना के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। अच्छा, अगर बात करें टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड की, जिसने इसको बनाया और लॉन्च किया, ये टाटा सन्स और जो बोइंग कंपनी है ना अमेरिका की, उसका एक संयुक्त उद्यम है, जॉइंट वेंचर है, जिसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा और इसके हेड हैं बनमाली अग्रवाल। अच्छा, इसी से रिलेटेड कुछ और भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला प्राइवेट कंपनी के द्वारा बनाया गया रॉकेट का नाम क्या है, तो आंसर होगा विक्रम-S। किसने बनाया था? स्काई रूट कंपनी ने, जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। अगर आपसे पूछे कि दुनिया का पहला मीथेन ईंधन वाला अभी रॉकेट किसने लॉन्च किया था, तो चाइना ने इसको लॉन्च किया था। इसका नाम है जुके-2, मतलब मीथेन ईंधन से उसे उड़ाया गया था। अगर आपसे पूछे भारत का पहला निजी लॉन्च पैड किसने स्थापित किया, तो अग्निकूल कॉस्मोस नाम की कंपनी है, चेन्नई की कंपनी है उसने। और कहां पे कहां बनाया? तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में जो इसरो परिसर है वहीं पे स्थापित किया था। अगर पूछे भारत के पहले प्राइवेट क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का नाम क्या है जिसको स्काई रूट ने बनाया, तो आंसर होगा धवन-1। आपको याद है अभी इसरो के दूसरे लॉन्च पैड का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। कहां पे किया था? तमिलनाडु के कुलशेखरपट्टिनम में। और टाटा से एक और प्रश्न आपको याद दिलाऊं कि टाटा ग्रुप और फ्रांस की जो एयरबस नाम की कंपनी है, ये दोनों मिलकर के C-295 विमान बनाएंगे यहीं पे भारत में, वडोदरा गुजरात में। और ये जो C-295 विमान है, वैसे हम किससे खरीद रहे हैं? स्पेन से खरीद रहे हैं। कुछ स्पेन से खरीद रहे हैं, बाकी उनको देख करके इनका निर्माण यहीं पे करेंगे। तो यहाँ पे जो मैंने आपको एक्स्ट्रा 5-6 पॉइंट्स, एक्स्ट्रा 5-6 क्वेश्चन बताए ना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इनको भी ध्यान रखना। वैसे तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये पूरा। अभी अगला प्रश्न देखते हैं फिर। और हाँ, अगर आपको सेशन पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। मैं आपको पहले इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वीडियो के लास्ट तक आप लोग भूल जाते हो, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं आपको याद दिला दूं। तो अगर आपको अच्छा लगता है मेहनत, तो प्लीज वीडियो को अप्रिशिएट जरूर करना, इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में एक बार इसे शेयर जरूर करना अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो। और हाँ, जो अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन वाली बात है, जो नई एप्लीकेशन बनवा रहे हैं आपके लिए, तो मेरी बात हो गई है, एप्लीकेशन बन चुकी है, बस एक बार लास्ट में चेकिंग करते हैं ना, बस वो चेकिंग चल रही है और लॉन्च हो जाएगी। लेकिन इस बार जो इसका स्ट्रक्चर है, जो अंदर से सारी चीज़ें हैं, वो डिफरेंट है। तो मुझे भी समय लगेगा क्योंकि आपको पता है सारी चीज़ें मैं आपको ऑपरेट करके देता हूँ। तो अभी सारी क्विज वगैरह जो भी जनवरी से है वो सब मुझे वापस से रिपीट करना पड़ेगा, टाइप करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। तो पहले तो उसे मुझे चलाना भी आना चाहिए, तो उससे गो थ्रू होने के लिए भी 2-3 दिन तो मुझे भी चाहिए होंगे, उसको हैबिट में लाने के लिए कि कैसे क्या काम करना है, कैसे काम करेगी वो। थोड़ा सा शुरुआत में मेरे लिए भी मुश्किल होगा, लेकिन करेंगे। आपके लिए इतने पैसे खर्च किए हैं तो सीखेंगे, उसे करेंगे।
बस आप लोग वीडियोस को सपोर्ट जरूर कीजिए अपने चैनल को, क्रैक एग्जाम चैनल को। वीडियो में पहली बार है तो आप इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके, और दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना प्लीज। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि अप्रैल 2024 में किसने सुविधा पोर्टल को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। तो अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो भी राजनीतिक दल हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो अगर चुनाव लड़ रही हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए ये सुविधा नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है। अब आप पूछोगे किस तरह की हेल्प? तो अगर कोई प्रत्याशी है या पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक दल है, अगर लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान कोई रैली वगैरह निकालना चाह रहा है, कोई अस्थायी कोई टेम्परेरी पार्टी ऑफिस खोलना चाह रहा है, डोर टू डोर कैंपेनिंग कोई करना चाह रहा है, मतलब जितनी भी इलेक्शन से रिलेटेड जो भी परमिशन अगर उसको लेनी है, मतलब कोई भी काम करेगा तो उसे परमिशन लेनी तो होगी ना, तो वो परमिशन वो इस पोर्टल के थ्रू ले पाएगा। और इससे फायदा क्या होगा? प्रोसेसिंग फास्ट हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा जो भी प्रोसेसिंग लगता है ये सब चीज़ों करने का। वरना क्या होता है, अनुमति लेने के लिए जो भी निर्वाचन आयोग के जो भी ऑफिसेज होते हैं वहाँ पे उन्हें लिख करके देना होता है रिटर्न में, ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते हैं, इन सब में टाइम वगैरह भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसी प्रोसेस को आसान करने के लिए ये सुविधा नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। देखो, चुनाव आयोग की बात करें तो देखो इसकी स्थापना होती है 25 जनवरी 1950 में, इसीलिए तो आप 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाते हो। वर्तमान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है, और ये 25वें नंबर के हैं। पहले कौन थे वो भी याद रखना, सुकुमार सेन थे, और पहली महिला में पूछेंगे तो वो थी वीएस रमा देवी। अभी आपको याद है 2 नए चुनाव आयुक्त इलेक्शन कमिश्नर बने थे, उनके नाम है ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू। और ये भी ध्यान रखना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आपको भारतीय संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 से लेके 329 तक देखने को मिलेगा। अभी कई तरह के इसने एप्लीकेशन पोर्टल वगैरह लॉन्च किए, मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो विकलांग व्यक्तियों के लिए सक्षम नाम से एक एप्लीकेशन इन्होंने लॉन्च किया था, सी विजिल एप्लीकेशन लॉन्च किया, गरुड़ एप्लीकेशन लॉन्च किया था, एनकोर नाम से एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था, अभी नो योर कैंडिडेट एप्लीकेशन लॉन्च किया था, और मिथ वर्सेस रियलिटी नाम से अभी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था इन्होंने, और अब ये सुविधा पोर्टल लॉन्च कर दिया। उसके अलावा निर्वाचन आयोग ने अभी राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन किसको बनाया था? जो पैरा तीरंदाज है शीतल देवी को बनाया। अभी यूथ आइकॉन बनाया था आयुष्मान खुराना को, और नेशनल आइकॉन 2 जने हैं, सचिन तेंदुलकर, और उसके बाद बनाए थे राजकुमार राव। तो ध्यान रखना ये सारे पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे 16वें वित्त आयोग का पूर्ण सदस्य नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा मनोज पांडा को। याद रखना मनोज पांडे नहीं है, ऑप्शन में मैंने कंफ्यूजिंग नाम लिखे हैं सारे ताकि आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाओ। तो मनोज पांडा इनका नाम है। तो अभी भारत सरकार ने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग का सदस्य नियुक्त किया है। मनोज पांडा ये किनका स्थान लेंगे? निरंजन राज्याध्यक्ष का, जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया। मैं आपको बता दूं 16वें वित्त आयोग का गठन ये 31 दिसंबर 2023 को हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया था। तो आर्टिकल 280 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति को हर 5 साल में या उससे पहले एक वित्त आयोग का गठन करना होगा। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। अभी अध्यक्ष भी नए बने थे, हमने पढ़ा था कौन? अरविंद पनगड़िया जी, जो कि नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। बाकी अन्य सदस्यों की बात करें तो अभी करंट अफेयर्स की क्लास में हमने पढ़ा था एक साथ 3 सदस्य बने थे। कौन कौन है वो? अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू और सौम्य कांति घोष। ये सौम्य कांति घोष जो है ये अंशकालिक सदस्य बनी थी, ये भी मैं आपको बता दूं। और अभी ये चौथे सदस्य बन गए हैं मनोज पांडा। तो इस तरह से पूरा आयोग कंप्लीट हो गया। अच्छा, वैसे वित्त आयोग का मुख्य काम क्या होता है? तो जो टैक्सेस होते हैं उसे केंद्र और राज्यों के बीच में डिवाइड करने का काम होता है। और 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल ये कब से कब तक का होगा? 1 अप्रैल 2026 से लेकर 31 मार्च 2032 तक का। अभी वैसे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष भी आपसे पूछे जाएंगे तो आंसर करना एनके सिंह उनका नाम है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे 1951 में? तो आंसर होगा केसी नियोगी थे। अच्छा, ये मनोज सोनी का नाम मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि मनोज 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 आप कंफ्यूज हो जाओ। सबसे कंफ्यूजिंग नाम तो ये रहेगा आपके लिए मनोज पांडे और मनोज पांडा। मनोज पांडे का उत्तर तो आप ही लोग देंगे ये कौन है, बाकी मनोज सोनी मैं बता दूं यूपीएससी के चेयरमैन है ये, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा हरेंद्र सिंह को। तो पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता हैं हरेंद्र सिंह,
जिनको अभी हॉकी इंडिया ने सीनियर राष्ट्र महिला हॉकी टीम का कोच बनाया है, वे किनका स्थान लेंगे? तो जेनेके शॉपमैन की जगह लेंगे, जो कि नीदरलैंड से हैं। अभी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और क्यों दे दिया ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी पेरिस ओलंपिक के लिए हमारी जो भारतीय महिला हॉकी टीम है वो क्वालिफाई नहीं कर पाई, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बाकी हरिंद्र सिंह अब नए कोच बन गए, तो इनके बारे में आपको बता दूं, इससे पहले वो अमेरिकी नेशनल मेंस हॉकी टीम के भी कोच रह चुके हैं, और 2017 में एशिया कप जीतने वाली हमारी सीनियर नेशनल हॉकी टीम के भी वो कोच थे। अब राष्ट्र महिला हॉकी टीम के कोच हैं। अच्छा, वैसे अगर मेंस टीम में आपसे पूछूं कि मेंस हॉकी टीम के वर्तमान में कोच कौन है, तो ये प्रश्न मैं आपको कई बार बता चुका हूं। इनका उत्तर होगा क्रेग फुलटन। ये साउथ अफ्रीका से है, और ये प्रश्न अभी एग्जाम में पूछा भी गया था, और मैंने आपको बताया भी था कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा। देखो, मैंने आपको क्यों बताया था, क्योंकि जो पिछले साल एशियन गेम्स हुए थे 19वां संस्करण चाइना के हांगझाऊ में, उसमें हमारी मेंस हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था। तब मैंने आपको कहा था कि भैया याद रखना, इनके कोच का नाम आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, और वही हुआ। बाकी देखो, अगर हम बात करते हैं मोंटी देसाई की, ये नाम न्यूज में था। ये हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं, और अभी नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने, जो नेपाल की जो नेशनल क्रिकेट टीम है, उनका कोच बनाया था इनको। अमोल मजूमदार की बात करेंगे तो इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के ये कोच बने थे। अच्छा, हॉकी से दो प्रश्न मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अभी 2024 के ही ये प्रश्न है। एक तो अभी FIH हॉकी 5S वुमेन्स वर्ल्ड कप 2024, इसका पहला संस्करण हुआ था अभी ओमान के मस्कट में। इसको जीता नीदरलैंड ने भारत को हरा करके। इसी तरह से पुरुषों का भी वर्ल्ड कप हुआ था, पहला संस्करण था, वो भी ओमान के मस्कट में हुआ था, और उसको भी नीदरलैंड ने जीता था। वहां पे नीदरलैंड ने मलेशिया को हराया था। तो ये आपके लिए याद रखना बड़ा आसान हो जाएगा। FIH हॉकी 5S पुरुषों का और महिलाओं का जो वर्ल्ड कप हुआ अभी 2024 में, पहला ही संस्करण हुआ। कहां पे? ओमान के मस्कट में ही हुए दोनों, और दोनों को नीदरलैंड ने ही जीता। तो विजेता तो नीदरलैंड हो गए, लेकिन उप विजेता अगर आपसे पूछ ले तो वो थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। वुमेन्स में उप विजेता रनर अप भारत है, और पुरुषों में मलेशिया है। बाकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की बात करें तो हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है, और हेड हैं मोहम्मद तैयब इकराम। और अभी आपको याद होगा, हॉकी इंडिया अवार्ड्स की घोषणा की गई थी, जिसमें बेस्ट मेन प्लेयर 2023 चुना गया था हार्दिक सिंह को, और महिलाओं में चुना गया था सलीमा टेटे को। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी, अप्रैल 2024 में भारत की समुद्री सुरक्षा एजेंसियों ने तटीय सुरक्षा अभ्यास, जिसका नाम है सागर कवच, इसका आयोजन कहां पे किया? तो इसका उत्तर होगा लक्षद्वीप। तो सागर कवच अभ्यास इसका नाम है। ये एक समुद्री सुरक्षा अभ्यास है, मतलब समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। अभी अप्रैल 2024 में इसका आयोजन किया गया लक्षद्वीप में। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में समुद्र की सिक्योरिटी के लिए जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां हैं, चाहे वो इंडियन कोस्ट गार्ड हो, चाहे वो समुद्री पुलिस हो, चाहे वो इंडियन नेवी हो, तो जितनी भी हैं सब मिलकर के इसका आयोजन करती हैं, सब इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। और याद रखना, ये एक बाई एनुअल एक्सरसाइज है, मतलब साल में 2 बार होता है। अभी मार्च में भी इसका पहला चरण हुआ था, पहला संस्करण हुआ था केरल और पुदुचेरी के माहे में, और अभी दूसरा हो गया लक्षद्वीप में 1 और 2 अप्रैल 2024 को हुआ ये वाला। अच्छा, लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कवरत्ती है। अब वैसे मिलिट्री एक्सरसाइज वाला प्रश्न है ना, अभी 2024 में जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हमने करंट अफेयर्स में पढ़ी है, सारी की सारी मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए, ताकि सारी चीजें आपको एक साथ याद आ जाए। तो मेरे साथ साथ बोलना। तो इस साल की पहली एक्सरसाइज हमने पढ़ी थी डेजर्ट साइक्लोन, भारत और UAE के बीच में हुआ था। ये कहाँ पे? राजस्थान के थार रेगिस्तान में। फिर सहयोग काजिन हमने पढ़ा था, भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच में हुआ था ये एक्सरसाइज। कहाँ पे? चेन्नई में। अयुत्या एक्सरसाइज याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार इसका आयोजन हुआ, तो नाम भी पहली बार ही पढ़ रहे हो आप। ये भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ था। एक साइक्लोन एक्सरसाइज आपने पढ़ा था, इस बार इसका दूसरा संस्करण हुआ था, ये भारत और इजिप्ट के बीच में। कहां पे? इजिप्ट में। खंजर एक्सरसाइज इस बार 11वां संस्करण था, भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ, ये हिमाचल प्रदेश के बकलोह में। स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज, इसका आयोजन नाटो ने किया था। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत, फ्रांस और UAE के बीच में हुआ, ये अरब सागर के ऊपर। सदा तंसी एक्सरसाइज, इसका आयोजन भी पहली बार हुआ, अभी भारत और सऊदी अरब के बीच में हुआ था, राजस्थान के बीकानेर में। एक वायु शक्ति एक्सरसाइज, इसका आयोजन इंडियन एयरफोर्स ने किया था, पोखरण राजस्थान में। मिलन एक्सरसाइज भारतीय नौसेना ने आयोजन किया, लगभग 50 से ज्यादा देशों ने हिस्सा लिया था। कहां पे? विशाखापत्तनम में। एक दोस्ती एक्सरसाइज हुआ था, 16वां संस्करण था, भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच में।
कहाँ पे? मालदीव में। और समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज भारत और मलेशिया के बीच में हुआ था, ये विशाखापत्तनम में। सी डिफेंडर एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों के बीच में हुआ था, ये अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में। एक कटलेस एक्सप्रेस एक्सरसाइज आपने पढ़ा होगा, इसमें लगभग 16 देशों ने मिलकर के इसका आयोजन किया था। इसमें भारत की तरफ से INS तीर ने हिस्सा लिया था। कहाँ पे हुआ था ये? पोर्ट विक्टोरिया सेशल्स में। और लिमितीय अभ्यास ये भारत और सेशल्स के बीच में हुआ था। कहाँ पे? सेशल्स में। देखो दोनों के दोनों एक्सरसाइज मैंने साथ में इसीलिए लिखी है, दोनों हुई सेशल्स में ही थी। लेकिन कटलेस एक्सप्रेस में तो लगभग 16 देशों ने हिस्सा लिया था और लामितीय में तो भारत और सेशल्स के बीच में हुआ था ये। एक टाइगर ट्रैम्प एक्सरसाइज की बात करें तो अमेरिका और भारत के बीच में हुआ था, ये भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। और एक गगन शक्ति एक्सरसाइज हमने पढ़ा था, इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया। ये 10 दिवसीय मेगा अभ्यास था, भारत के कई स्थानों पे इसका आयोजन हुआ था। तो यहाँ पे मैंने आपको 2024 की जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज आपने जनवरी से अभी तक पढ़ी है, वो सारी की सारी आपको मैंने यहाँ पे रिवाइज करवा दी है। आपको पता है जब भी कोई भी प्रश्न आता है, चाहे वो अवार्ड का हो, अपॉइंटमेंट का हो, बुक का हो, मिलिट्री एक्सरसाइज हो, निधन वाला हो, उससे संबंधित मेरी कोशिश रहती है कि जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है वो सारे आपको रिवाइज करवा दो। तो वैसे तो प्रश्न तो आपको यहाँ पे 10 ही देखने को मिलेंगे, लेकिन उसमें इतना सारा मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं, तो अगर आप जोड़ने बैठोगे तो 50 से ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, वो भी सबसे कम समय में। पूरे यूट्यूब में सबसे कम समय में मैं आपको सबसे ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कराता हूं, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड भी होता है। तो आपके लिए सारी दिन भर मेहनत मैं करता हूं। आपको बस एक काम करना है। क्या काम करना है? हाँ सही सोचा, लाइक और शेयर तो करना ही है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट काम यह है रेगुलर आपको बने रहना है। कोई भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है। रेगुलरिटी बना करके रखो, कॉन्टिन्यूटी बना करके रखो, तो एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी इतनी बार मैं आपका रिवीजन करा देता हूं कि एग्जाम टाइम पे आपको ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप डायरेक्ट आंसर आपके जबान पे आ जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप ही में से वो सब स्टूडेंट्स कह रहे हैं जो हमारी क्लास देखते हैं, फिर बाद में एग्जाम दे करके आते हैं, उसके बाद में जब वो रिव्यू बताते हैं तो ये उन्हीं के कमेंट्स पढ़ करके मैं आपको बता रहा हूं। बस रेगुलर आप बने रहें, क्लास को मिस नहीं करें, तब आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताओ, अभी हाल ही में मार्च महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा कामिंडू मेंडिस ने। तो ICC ने अभी मार्च महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुन लिया है। किसे चुना? तो कामिंडू मेंडिस को चुना है। ये श्रीलंका के प्लेयर हैं। यहीं पे हम बात करेंगे महिलाओं में, यानी कि ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना मार्च महीने के लिए? तो मैया बाउचर को चुना है। मैया बाउचर ये कहाँ की है? ये इंग्लैंड की है। मार्च महीने की बात कर रहे हैं। इससे पहले जनवरी और फरवरी का भी अगर मैं आपको बताऊं तो जनवरी में पुरुषों में चुना था शामर जोसेफ को, वह वेस्ट इंडीज के हैं, और महिलाओं में एमी हंटर को चुना था, वो आयरलैंड की है। फरवरी में पुरुषों में यशस्वी जायसवाल को चुना गया, वो भारतीय हैं, और महिलाओं में चुना गया था एनाबेल सदरलैंड को, वो ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीने का मैंने आपको बता दिया। और ICC की बात करें, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, तो स्थापना होती है 1909 में और हेडक्वार्टर दुबई में है, और इसके CEO जॉफ एलार्डिस और चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से हैं। अच्छा, 2 प्रश्न मैं आपसे और पूछूंगा कि अभी 2024 में हमने पढ़ा था कि अभी 2023 के लिए ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, या इसको मैं यूं भी बोल दूं कि 2023 के लिए सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसने जीती? तो आंसर होगा पैट कमिंस ने, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। उसी तरह से महिलाओं में अगर पूछेंगे कि 2023 के लिए ICC वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया, या इसी प्रश्न को ऐसे आ जाएगा कि 2023 के लिए राचेल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी या फ्लिंट अवार्ड किसे मिला? तो आंसर होगा नेट साइवर को, ये इंग्लैंड की हैं। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस देश के जॉन टेनिसवुड को दुनिया का सबसे उम्रदराज पुरुष व्यक्ति घोषित कर दिया गया? तो आंसर होगा ब्रिटेन। तो अभी इंग्लैंड के ये जॉन अफ्रेड टेनिसवुड, ये अभी 111 साल और 224 दिन के हैं, और अभी ये बन गए हैं दुनिया के सबसे उम्रदराज व्यक्ति। उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज कर लिया गया है। आपको याद हो तो अभी हमने पढ़ा भी था कि अभी जो दुनिया के सबसे उम्रदराज पुरुष व्यक्ति थे, उनका नाम था जुआन विसेंट पेरेज मोरा। उनका अभी 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया, और वो किस देश से थे? वेनेजुएला से थे। अच्छा, आप ध्यान से सुनना, वैसे मैंने आपको जो बोला है वो आपने ध्यान से सुना होगा। मैंने बोला जॉन टेनिसवुड ये दुनिया के सबसे उम्रदराज पुरुष व्यक्ति थे। अब मैंने पुरुष बोल दिया, इसका मतलब आपके माइंड में आ गया होगा कि महिलाओं में भी कोई होगी। हाँ, महिलाओं में ये रिकॉर्ड स्पेन की मारिया मोरेरा के नाम है, वो 117 साल की है, और इसी कारण से ये दुनिया की सबसे उम्रदराज इंसान भी है। तो चीजें क्लियर है। अभी अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में TCS वर्ल्ड 10 के मैराथन दौड़ के लिए किसे अंतरराष्ट्रीय इवेंट एम्बेसडर नामित किया गया? तो आंसर होगा वैलेरी एडम्स। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं TCS वर्ल्ड 10 के मैराथन की। इस बार ये इसका 16वां संस्करण है। कब? 28 अप्रैल 2024 को। और कहाँ पे? बंगलुरु में। और अभी इसका इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर बनाया गया किसे? वैलेरी एडम्स को। और अगर पूछे इनका संबंध किस खेल से है? शॉट पुट से। शॉट पुटर है ये और वे ओलंपिक में 2 बार गोल्ड भी जीत चुकी हैं। पूछे हुए किस देश की हैं? तो ये न्यूजीलैंड की हैं। वे जूनियर और सीनियर लेवल पर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली एकमात्र महिला हैं और वर्ल्ड चैंपियनशिप में लगातार 4 व्यक्तिगत खिताब जीतने वाली भी पहली महिला हैं। तो नाम है वैलेरी एडम्स। तो इनका नाम ध्यान में रखना। मैंने आपको बता दिया इनका खेल क्या है, मैंने आपको बता दिया ये किस देश से आती है। बाकी शीतल देवी हम पढ़ चुके हैं, पैरा तीरंदाज हैं, पैरा आर्चरी प्लेयर है ये। और अभी चुनाव आयोग ने दिव्यांग आइकॉन इनको बनाया था। बाकी भूमि पेडनेकर की बात करें, भारतीय अभिनेत्री है। अभी आपको याद हो तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो यंग ग्लोबल लीडर्स की लिस्ट जारी की थी उसमें इनको भी शामिल किया था। भूमि पेडनेकर इनका नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में 6ठा अंतरराष्ट्रीय रैपिड फेडरेटेड शतरंज टूर्नामेंट कहां पे आयोजित किया गया? तो आंसर होगा IIT में। हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल रैपिड फेडरेटेड चेस टूर्नामेंट 2024 की, जो कि इस बार इसका 6वां संस्करण था। कहां पे हुआ? IIT मद्रास में। और आपको बता दो IIT मद्रास हर साल ओपन रेटेड रेटिंग टूर्नामेंट आयोजित करने वाला देश का एकमात्र IIT है। वैसे IIT मद्रास से आपको याद आएगा कि भारत के बाहर इसने अपना कैंपस कहाँ पे खोला? तो तंजानिया में, तंजानिया के जांजीबार में। तंजानिया ये अफ्रीकन कंट्री है। और अगर पूछे कि इस IIT ने पानी से आर्सेनिक निकालने के लिए अमृत टेक्नोलॉजी बनाई थी, तो IIT मद्रास ने ही। और अगर पूछूं अभी हमारी जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, इन्होंने किस IIT से CAR T सेल थेरेपी को लॉन्च किया था? तो IIT बॉम्बे से। कैंसर के इलाज के लिए पढ़ा था हमने, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न था ये। यहाँ पे CAR का क्या मतलब हो गया? कायरेमिक एंटीजन रिसेप्टर। और चेस से ही आपको कुछ पॉइंट्स में आपको याद दिलाऊं तो एक तो ये याद रखना, हमारे पहले जो ग्रैंड मास्टर है उनका नाम क्या है? विश्वनाथन आनंद है। इन्हें लाइटनिंग किड ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इनकी जो ऑटोबायोग्राफी आई थी उसका नाम माइंड मास्टर है। और इन्होंने ही सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था 1991-92 में। वैसे अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहते हैं, जिसमें पुरस्कार राशि भी 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दी गई है। अभी 2023 का किसे मिला था ये भी याद रखना, जो बैडमिंटन प्लेयर जोड़ी है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेड्डी की जोड़ी को मिला था ये। वैसे हमारे सबसे युवा ग्रैंड मास्टर पूछेंगे तो D गुकेश है। और पहली महिला ग्रैंड मास्टर पूछोगे तो आंसर होगा S विजयलक्ष्मी। और अभी जो चेस वर्ल्ड कप 2023 हुआ था अजरबैजान की कैपिटल बाकू में, उसमें पहले स्थान पे मैग्नस कार्लसन रहे थे, वो नॉर्वे के प्लेयर हैं। और उसमें दूसरे स्थान पे R प्रज्ञानानंद रहे थे। अच्छा, बाकू क्यों याद रखना है आपको? क्योंकि 2024 में COP29 का आयोजन यहीं पे हो रहा है। बाकी वर्ल्ड चेस डे, इसका आयोजन हम कब करते हैं? 20 जुलाई को। भारत में पहली बार चेस अकादमी कहाँ पे खुलेगी? भुवनेश्वर में। और याद रखना कि 2024 में जो चेस ओलंपियाड होगा, फिडे चेस ओलंपियाड, ये होगा हंगरी के बुडापेस्ट में। चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है ये फिडे। इसका हेडक्वार्टर है लुज़ेर्न स्विट्जरलैंड में। और अभी इसके वाइस प्रेसिडेंट कौन बनाए गए थे? विश्वनाथ आनंद बनाए गए थे, ये भी याद रखना। तो गाइज ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको आज का सेशन कैसा लगा। और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। और अभी डेली आपके रिवीजन वाली क्लास अपलोड हो रही है, जिसमें फरवरी महीने के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम लोग 1 लाइनर में रिवीजन कर रहे हैं। इससे पहले जनवरी में खत्म करा चुका हूं और उसकी प्लेलिस्ट भी आपको मिल जाएगी। और अभी फरवरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो अगर आप भी हमारे साथ में करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करना चाहते हैं, 2024 की स्टार्टिंग से ही कर रहे हैं, तो वो क्लास आप जरूर देखें। उससे आपको डेफिनेटली बेनिफिट होगा। कम से कम रिवीजन की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अलग से। वीडियो सेक्शन में आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, या टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे भी मैं लिंक डाल देता हूं, तो वहां से भी आप वीडियो में जा सकते हो। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करेंगे। तो पहला प्रश्न पूछा था स्लोवाकिया में अभी राष्ट्रपति कौन बने? पीटर पेलेग्रिनी। फिर पूछा द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नाम की बुक को किसने लिखा? सैम पित्रोदा ने लिखा। फिर पूछा परमाणु ऊर्जा आयोग की रिपोर्ट के अनुसार देश में कब तक 1 लाख मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता स्थापित करने की योजना है? 2047। फिर पूछा विप्रो के MD CEO कौन बन गए? श्रीनिवास पल्लिया। फिर पूछा
अभी पहला त्रिसेवा योजना सम्मेलन कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। फिर पूछा अभी जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्री का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टपन ने, रेड बुल के ड्राइवर हैं। फिर पूछा अभी किस राज्य के मिराज में बनाए जाने वाले सितार और तानपुरा को जीआई टैग मिला? तो महाराष्ट्र। फिर पूछा दिल्ली वन संरक्षण समिति के प्रमुख कौन बने? नजीम नजमी वजीर। फिर पूछा अभी विश्व आर्थिक मंच ने वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी में किस भारतीय अभिनेत्री को शामिल किया? तो भूमि पेडनेकर। और आखिरी प्रश्न पूछा कजाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का वुमेन सिंगल टाइटल जीता किसने? अनुपमा उपाध्याय ने। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था अभी किस फिल्म ने 69th राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता था? तो आंसर होगा रॉकेटरी। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।